चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. नाउ दिस टॉपिक इज फ्रॉम योर क्लास 11th NCERT. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. नाउ फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम इसके पहले फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ जनरल फीचर्स को स्टडी करते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है. नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. ठीक है. नाउ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, अगर हम इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं तो हम असल में कहना ये चाह रहे हैं कि जो इनऑर्गेनिक कार्बन है, जो आपकी इनऑर्गेनिक कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, उसको आपने ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट करना है. और वो ऑर्गेनिक कार्बन का कंपाउंड क्या है? आपका ग्लूकोज. और ग्लूकोज यू ऑल नो C6H12O6. नाउ अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हाउ इज इट डन? अब कार्बन डाइऑक्साइड के पास C और O तो है, अब इसमें हमने ऐड करना है H. ठीक है. H ऐड करने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं टू गेट अ शुगर फॉर अस. तो ये प्रोसेस कैसे चलता है इस चैप्टर में यही हम सब डिस्कस करने वाले हैं. नाउ यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन हायर प्लांट्स. जो आपके हायर प्लांट्स हैं उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है हम उसको कवर करेंगे. नाउ अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेसिक प्रोसेस समझने से पहले अभी हमने इसके और भी फीचर्स के बारे में समझना है. रिडक्शन की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हायर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिड्यूस करना है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिड्यूस करने के लिए हमको चाहिए हाइड्रोजन. और वो हाइड्रोजन हमको हायर प्लांट्स में कहाँ से मिलती है? वो हमको हाइड्रोजन हायर प्लांट्स में मिलती है वाटर से. ये वाटर का ब्रेकडाउन होता है, इसकी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र होती है. ना अब कैसे ट्रांसफ़र होती है? जैसे ये वाटर मतलब डायरेक्टली नहीं है कि ये वाटर का स्प्लिटिंग हुआ और हाइड्रोजन यहाँ आ गई. ये जो स्टेप वाइज प्रोसेस है इसमें अभी आप आगे जा कर के पढ़ेंगे कि ये वाटर का टूटना और ग्लूकोज का बनना, ये दो अलग अलग तरह के प्रोसेस चलते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ना वाटर के टूटने से जो हाइड्रोजन निकलती है वो कोई कंपाउंड पकड़कर उसको रख लेता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक X कंपाउंड का नाम दिया जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो NADH है. NADP जो है वो हाइड्रोजन को पकड़कर कुछ समय के लिए अपने पास रख लेता है और बाद में डार्क रिएक्शन में जाकर ये अपना हाइड्रोजन वहाँ दे देता है और वहाँ पर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट आपका ग्लूकोज में. ठीक है. तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस है. जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन है वो 2 स्टेप की है. वाटर के टूटकर हाइड्रोजन का पकड़ना और फिर उस हाइड्रोजन को लेकर के जाना कार्बन डाइऑक्साइड के पास. अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी. जो हमारे हायर प्लांट्स हैं वो तो सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी ले लेते हैं, इसीलिए हम उन प्लांट्स को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो केमिकल ब्रेकडाउन से अपनी एनर्जी लेते हैं, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हायर प्लांट्स में हम सनलाइट के बारे में ही पढ़ेंगे, तो इसलिए हम जो है हमारा प्रोसेस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस. अब हाइड्रोजन हमने देख लिया, हाइड्रोजन का सोर्स क्या है हायर प्लांट में? वाटर. तो क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ वाटर ही है हाइड्रोजन का सोर्स है? नहीं. कुछ बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया उनमें हाइड्रोजन का सोर्स H2S है, लेकिन इससे अभी हमें कोई काम नहीं लेना क्योंकि हमारा हायर प्लांट्स में वाटर का सोर्स है, हाइड्रोजन का सोर्स है वाटर. अब ये सारा प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड लेना, वाटर को तोड़ना, वाटर के अंदर से हाइड्रोजन निकाल कर कार्बन डाइऑक्साइड में डालना, ये सब कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है क्लोरोप्लास्ट में. और ये बहुत सेल के लेवल पर चल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेल्यूलर प्रोसेस. हम फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं. क्यों एनाबॉलिक प्रोसेस बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें
ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, मेकिंग ऑफ ग्लूकोज। जब भी कोई चीज़ मेकिंग है तो हम उसको बोलते हैं एनाबॉलिक। और यहाँ पर क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कुछ सिंथेसिस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बायोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस का एक और नाम भी हम बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको क्यों, ये फिजिकल चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, बहुत सारा फिजिकल काम हो रहा है, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। केमिकल प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, जो सेल के अंदर हो रहा है ना। अब ये तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस which provides source of food and oxygen for all the living matter on the earth। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है ना। यहाँ पर हमने बेसिक कंसेप्ट समझा, आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स के बारे में, हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन जिसमें हम C3C4 साइकिल पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन कवर करेंगे और बाद में हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ना। कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करना से हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, हम जो भी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट हैं उनसे हम कुछ चीज़ें प्रूव करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हम रॉ मटेरियल प्रूव करेंगे कि भाई कौन कौन से रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होंगे जिनमें हम ये प्रूव करेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। तो यानी कुछ हमारे रॉ मटेरियल के हैं कि हाँ भाई हम कंफर्म तो कर लें कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, और दूसरे क्या होंगे जिनमें हम ये कंफर्म करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ हमारे साइंटिस्ट के नाम से हैं जो आपके 5 एक्सपेरिमेंट हैं, और 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके साइंटिस्ट के नेम से नहीं है बट हाँ वो इक्वल वेटेज रखते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स में ना। सबसे पहला जो हमारा बेसिक एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस का वो है वेरीगेटेड लीफ प्लांट्स। वेरीगेटेड लीफ को लेकर के हमने फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करा। अब वेरीगेटेड लीफ क्या है, ये पूरी लीफ है ग्रीन कलर की और इसके बीच में आपके पैचेस हैं, इस लीफ को बोलेंगे हम वेरीगेटेड लीफ। अब इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं ना, इस लीफ को हम सनलाइट में, पहले हम इसको मतलब प्रोसेस क्या होता है जो हम अगर हम देखना चाह रहे हैं कि किसी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आप वैसे जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसको फिर भी एक बार हम रिव्यू करते हैं कि अगर हमने फोटोसिंथेसिस देखना है किसी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें उसका एंड प्रोडक्ट देखना है कि क्या इस लीफ ने स्टार्च बनाया कि नहीं बनाया। अगर इस लीफ ने स्टार्च बनाया है तो स्टार्च टेस्ट कैसा होता है, आयोडीन जो है आपका ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ठीक है, इसको हमने एंड में प्रूव करना है कि जहाँ जहाँ आयोडीन ब्लू ब्लैक हो रहा है वहाँ वहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वेरीगेटेड लीफ को सबसे पहले रखते हैं डार्क प्लेस में, जिससे कि इसका स्टोर्ड स्टार्च सारा खत्म हो जाए। ठीक है, अगर ऑलरेडी ही स्टार्च होगा तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो हमने देखा कि हमने इसको पहले डिस्टार्च कर लिया एक डार्क रूम में रखने के बाद। अब इसका सारा स्टार्च तो ऑलरेडी जो स्टोर्ड स्टार्च है वो ख़त्म हो गया। अब हमने इसको सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखने के बाद हमने इसका करा स्टार्च टेस्ट। तो एक लीफ हमने ऐसी ले ली, इसका हमने पहले क्या करा, एक डायग्राम बनाकर रख लिया कि कहाँ कहाँ पर ग्रीन पार्ट है और कहाँ कहाँ पर हमने कलर्ड पार्ट है। ठीक है, हमने एक सैंपल बना के रख लिया, इसकी ड्राइंग बना के रख ली, मान लीजिए ये ड्राइंग है। इसके बाद इस लीफ को हमने बॉईल करा अल्कोहल में ताकि इसका सारा क्लोरोफिल निकल जाए। फिर उसको हमने वॉश किया वाटर में और उसके ऊपर डाल दिया हमने आयोडीन। आयोडीन डालने के बाद हम देख रहे हैं कि ये तो सैंपल था ना जो हमने रखा हुआ है, हमने जो एक्चुअल लीफ ली, मान लीजिए वो ये एक्चुअल लीफ ली, तो हमने देखा जहाँ जहाँ पर क्लोरोफिल है वहाँ वहाँ पर आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक पैचेस दिख गए, और जहाँ जहाँ पर कलर्ड पार्ट है वहाँ पर आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक पैचेस नहीं आए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज अकरिंग इन द ग्रीन पार्ट, एंड दिस ग्रीन पार्ट में क्या है, क्लोरोफिल है, इसलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये तो क्लोरोफिल प्रूव कर लिया कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एक और है कि अगर हम लीव्स को लेकर के उसको कवर कर दें ब्लैक पेपर से, पहले लीफ को डिस्टार्च करा,
धूप में लाने से पहले हमने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर लिया और इसको फिर हमने धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद इसने अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लिया। अब क्या होगा, हमने इस लीफ को प्लग करा एक दिन के बाद और हमने इसमें स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया। हमने देखा कि जो ये हिस्सा लीफ का ब्लैक पेपर से कवर्ड था उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया और जो हिस्सा ओपन था वो आपका क्या हो गया, वो आपका ब्लू ब्लैक कलर उसमें आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ अब एक हमने क्लोरोफिल पढ़ लिया, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने सनलाइट पढ़ लिया, एसेंशियल है। अब हमें पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हम कैसे करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये बात जानने के लिए हम क्या करेंगे, लीफ को बंद कर दिया हमने इसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर, जिसमें कि KOH डाल दिया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करेगा, इस कंटेनर के अंदर से सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब लीफ के इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा। बाकी का पार्ट क्या है, बाकी का पार्ट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर है। इस पार्ट को आपका खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब इस लीफ को जब हम काट करके स्टार्च टेस्ट के लिए करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हिस्सा इस कंटेनर के अंदर था जिसमें KOH था, वहाँ पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिली, तो उतने हिस्से में आपका स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। और जो हिस्सा एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर था वो आयोडीन टेस्ट में स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सभी बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप जूनियर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या सीखा कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के अलावा कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और कंडक्ट किए जो हम अभी आगे देखेंगे, और इन एक्सपेरिमेंट्स को आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है विद देयर नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट। बहुत बार पूछ लेते हैं पेपर्स में कि उस साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो लिसन टू इट वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे तो सब आपको यहीं पर लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोसेफ प्रिस्ले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में। अब भाई वो प्रीस्ट है, इसके नाम से हम क्या याद रखेंगे कि भाई वो प्रीस्ट है ना। हम कुछ ऐसे ही हैक्स बना लेंगे जिससे कि हमको साइंटिस्ट और उनके नाम के एक्सपेरिमेंट अच्छे से याद हो जाएं, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन होती है। ये प्रीस्ट है, प्रीस्ट का काम क्या है, आप देखें ना चर्च में प्रीस्ट होते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तो ये कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट। और चर्च में बेल्स होती हैं तो बेल वाला एक्सपेरिमेंट। तो बेल के अंदर कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट करा एक प्रीस्ट ने, ठीक है। और उस प्रीस्ट का नाम क्या था, जोसेफ प्रिस्ले। अब वो प्रीस्ट नहीं था, बट प्रिस्ले वर्ड में प्रीस्ट वर्ड आता है, तो इसलिए हम बेल और कैंडल को इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे, ठीक है, नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में कि एक बेल जार के अंदर माइस और कैंडल को रखा गया। कुछ देर के बाद देखा कि कैंडल बुझ गई और माइस मर गया। तो प्रिस्ले ने बोला कि भाई एयर की क्वालिटी डैमेज हो गई कैंडल और एनिमल की ब्रीदिंग से, ठीक है। अब ये एयर क्वालिटी ख़राब हो गई, इसमें ये अब आगे सरवाइव नहीं कर सके, तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। भाई कौन ठीक करेगा एयर क्वालिटी। तो उसने क्या करा, एक और ऐसे ही सिमिलर सेटअप बनाया, और अब की बार उसने माउस और कैंडल के साथ साथ मिंट प्लांट भी इस बेल जार के अंदर रख दिया। अब उसने देखा कि ये बैलेंस रहा, ये मरे नहीं, ना माइस मरा ना कैंडल बुझी। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने अभी कुछ नहीं बोला, ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ बोला, ना ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं। उसने बस ये बोला कि जो एयर क्वालिटी माइस और कैंडल ने डिस्ट्रॉय करी थी वो प्लांट ने रिस्टोर कर दी, ठीक है। तो उसका हाइपोथेसिस क्या था, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर। प्लांट ने एयर को वो चीज दी व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड कैंडल्स रिमूव।
जो ब्रीदिंग एनिमल और कैंडल ने इसकी एयर क्वालिटी में से, एयर में से रिमूव कर दिया था, वो प्लांट ने उसमें दोबारा डाल दिया। अभी तक उसने कोई गैस का नाम नहीं लिया था। तो ये सबसे इनिशियली और सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट था जो जोसेफ प्रिस्ले ने किया। ना अब आए जी हमारे जैन इंजनहाउस। अब इसको हम याद रखते हैं इंजन से, ठीक है, इसको हम याद रखते हैं इंजन से। इंजन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट एनर्जी से रिलेटेड है और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? सनलाइट की। तो इसका एक्सपेरिमेंट कुछ एनर्जी सनलाइट से रिलेटेड था। इसने क्या किया? इसने ज़्यादा काम तो इसका आसान हो ही चुका था क्योंकि प्रिस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया था। तो इसने क्या करा? प्रिस्ले के ही एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। इस सेटअप को लेकर के इसने क्या करा? एक बार इस सेटअप को इसने रखा अंधेरे में यानी कि रात में, और एक बार इसने इसको रखा दिन के टाइम पर सनलाइट के अंदर। तो इसने देखा कि रात के समय में तो भाई ये कैंडल बुझ गई और माइस मर गया। दिन के समय में ये सब सही रहा क्योंकि प्लांट जो एयर क्वालिटी रिस्टोर कर पा रहा था दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज द एनर्जी, इंजन को एनर्जी। जैन इंजन हाउस ने ये किया। अब इसको मैं इंजन हाउस ही बोलती हूँ, ठीक है। तो जैन इंजन हाउस ने ये किया कि इसने ये प्रूव करा कि सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट टू रिस्टोर दी एयर क्वालिटी। प्लांट बिना सनलाइट के एयर क्वालिटी को रिस्टोर नहीं कर सकता। अब इसी से रिलेटेड उसने एक और एक्सपेरिमेंट करा। उसने क्या करा? एक एक्वेटिक प्लांट लिया और उस एक्वेटिक प्लांट को उसने आधे प्लांट में उसने डार्कनेस रखी और आधे प्लांट को उसने सनलाइट दी। इसको कंप्लीट डार्कनेस में एक्वेटिक प्लांट को रखा और इसको सनलाइट में रखा। तो उसने देखा सनलाइट वाले प्लांट में से उसको पास पास कुछ बबल्स नजर आने शुरू हुए, वाटर में कुछ बबल्स नजर आए। डार्क वाले प्लांट में कोई बबल प्रोड्यूस नहीं हुए। तो दो चीजें उसने देखी। एक तो उसने देखी कि एक बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अराउंड द ग्रीन पार्ट व्हेन इट इज केप्ट इन द सनलाइट। दूसरा उसने ये प्रूव कर दिया कि बबल्स जो थे वो ऑक्सीजन के बबल्स थे। तो यहाँ पर भी वैसे बेसिकली देखा जाए तो लाइट से ही रिलेटेड उसने एक्सपेरिमेंट करा कि लाइट की होने की वजह से बबल्स आ रहे हैं और बाद में उसने बताया कि बबल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तो ये हमारे सेकेंड साइंटिस्ट हो गए इंजन हाउस। अब थर्ड साइंटिस्ट जो हमारे आ रहे हैं जूलियस वॉन सैक। हाँ भाई, सैक आ गया। सैक मतलब बोरा। अब बोरा किस चीज़ का भरा हुआ है प्लांट के पास? स्टार्च का। ना इसने बोला कि ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। प्लांट जो है वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में सेव होता है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये ग्रीन सब्सटेंसेस इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडी। अब इसने ये भी बात बोली कि जो भी प्लांट है उसके पास क्लोरोफिल है, ग्रीन सब्सटेंस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाएगा और वो एक स्पेशल बॉडी में। तब तक उसने ना ग्रीन सब्सटेंस का नाम दिया ना उसने स्पेशल बॉडीज का नाम दिया, लेकिन उसने ये बताया कि ग्रीन हम उसको इस नाम से जानते हैं कि ग्रीन सब्सटेंस जो है वो क्लोरोफिल है और स्पेशल बॉडी जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो वैसे इसका मेन क्या है कि इसने बोला कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है लेकिन वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि स्टार्च का बोरा है प्लांट्स के पास। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम जो आ रहा है वो है TW एंगलमैन का। अब एंगल वैसे तो E से है एंगल, बट आप A वाला एंगल भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। एंगल, अब एंगल कैसे बना भाई? इन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म में से लाइट पास करी तो अलग अलग एंगल्स पे लाइट स्प्लिट हो गई। तो एंगल्स पे जो लाइट स्प्लिट हो रही है इसने उस पर काम किया। इसने देखा कि अगर मैं एक एक्वेटिक ग्रीन एल्गी लूँ, जो कि उसने कौन सी एल्गी ली थी? क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा उसने एल्गी जो ली उसमें इसने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी प्लांट्स के साथ डाल दिए यहाँ पर। अब ये फिलामेंटस है, इसके लंबे लंबे फिलामेंट है। अब उसने देखा कि जब मैं अगर मतलब सारी लाइट का क्या सेम असर पड़ता है, उसे सिर्फ ये चेक करना है कि भाई कौन सी वेवलेंथ का प्लांट के ऊपर कैसा असर पड़ता है ना। अब ये स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिट होने के बाद हमको मालूम है वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर VIBGYOR। तो उसने देखा जहां पर रेड स्पेक्ट्रम है वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है,
जहाँ पर ब्लू स्पेक्ट्रम है वहाँ पर उसने देखा एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आने शुरू हुए। अब एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पर ज़्यादा आएंगे? जहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ से उसको क्या पता चला कि रेड वाले और ब्लू वाले एरिया में प्लांट की फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रही है और वो जो है आपकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है जहाँ पर कि एरोबिक बैक्टीरिया आकर रह रहे हैं। तो ये उसने ऑब्जर्व किया था। अब उसकी ऑब्जर्वेशन अगर हम स्टडी करें तो हम कैसे करेंगे कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए उस रीजन में जो ब्लू और ग्रीन लेयर का था। ठीक है, तो बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड एट द साइट ऑफ O2 एवोल्यूशन। अब यहीं से अगर उसने ये स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है, उसने क्या करा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको एक बार डार्क कर देती हूँ सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू। अब उसने स्पेक्ट्रम बनाया, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम उसका आया, भांगड़ा करता हुआ स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये रीजन है रेड रीजन आपका और ये रीजन आपका है ब्लू रीजन। उसने देखा कि अगर मैं ऑक्सीजन की एवोल्यूशन को एक ग्राफ पर ट्रेस करूं तो मुझे ये देखने को मिलता है जो रेड रीजन है और जो ब्लू रीजन है वहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और उसने जो है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करा। ठीक है, जो कि अभी आप आगे बढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरह मिलता जुलता है। तो ये T.W. एंगलमैन का बहुत बड़ा रोल रहा था कि ये बताने के लिए कि कौन सी वेवलेंथ पर सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है और कहाँ पर सबसे मैक्सिमम होती है, रेड एंड ब्लू रीजन पर। नाउ नेक्स्ट जो आपका लास्ट साइंटिस्ट है वो है कॉर्लिनियस वैन नील। नाउ ही वॉज एक्चुअली अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, और वो किस पर काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन किस पर काम कर रहा था। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, जैसे क्लैडोफोरा आपको याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया आपको याद रखना है। ठीक है, क्लैडोफोरा में किसने काम किया था? एंगलमैन ने काम किया था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि एकदम से आपको क्लिक होनी चाहिए एकदम क्वेश्चन के देखते ही। ठीक है, तो कॉर्नेलियस वॉन नील ने किस पे काम किया? उसने काम कर रहा था वो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। अब उसने कुछ स्टेटमेंट्स बोली कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें एक सूटेबली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होना ज़रूरी है, जैसे वाटर और H2S। वाटर आपके हायर प्लांट्स में और H2S आपके बैक्टीरिया में। अभी तो ये हमको मालूम है कि वाटर हायर प्लांट में है बैक्टीरिया में, लेकिन उसने कहा कि कोई भी एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हमारा होना चाहिए। और ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर सकता है। बड़ी डिफ़िकल्ट सी अभी समझने में लग रही है, लेकिन इसका मेन पर्पस यही है कि उसने ये प्रूव किया कि वाटर की ब्रेकडाउन से ही हमको हाइड्रोजन मिलती है। ठीक है, क्या उसने प्रूव किया कि वाटर की ब्रेकडाउन से ही हाइड्रोजन मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम एक बात देखें तो उसने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी वो दी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को करेक्ट करना। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पहले चली आ रही थी 6CO2 plus 6H2O will give C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि ये करेक्ट क्या होनी चाहिए, C6H12O6 plus 12H2O plus will give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। अब उसका ये कहना था कि ये जो ऑक्सीजन है जो निकल के आ रही है वो इस वाटर से निकल कर आ रही है, वाटर की टूटने से ये बन रही है ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम ये वाला प्रोसेस देखें ना तो हमको ऐसा लगता है कि H2O में ये कार्बन जुड़ गया और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गई, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की देन है, ये गलत बात है। उसने बोला कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर के टूटने से ऑक्सीजन निकल जाती है। इसलिए अगर हम इसको वैसे तो देखिए यहाँ पे 12H2O है, यहाँ पे 6 है, तो 6H2O से काम चल रहा था, इक्वेशन बैलेंस्ड है।
बट इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है. सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर. तो करेक्ट इक्वेशन इज 6 CO2 plus 12 H2O will give C6H12O6 plus 6 O2 plus 6 H2O. अब उसने किया क्या, थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं कि उसने किया क्या. ना ये हम लेक्चर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो CO2 है उसको रिड्यूस करना है और उससे बनानी है ग्लूकोज. यानी कि इसको चाहिए H जो किसी एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आएगा और ये A जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर निकल जाएगी. तो ग्रीन प्लांट्स में ये जो H2OA है ये आपका होगा H2O. यानी कि H2O प्लस CO2 विल गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन जो है, ये जो यहाँ से ऑक्सीजन है, ये आपकी बाहर निकल जाएगी. ठीक है. तो ये उसने किया था. और उसने कहा कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2S जो होगा वहां से आपका हाइड्रोजन का सोर्स है. तभी तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर एक एंड प्रोडक्ट निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी से जुड़ती है. ठीक है. तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो कि वाटर है ग्रीन प्लांट में और H2S है पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में. ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, ऑक्सीजन का सोर्स भी वाटर है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. और उसने इसको कैसे प्रूव किया, उसने इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक से प्रूव किया. कैसे कि जब उसने अगर उसने वाटर लिया जिसमें कि हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव थी, अगर उसने वाटर में ऐसा वाटर लिया जिसमें हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव थी, तो उसने देखा ग्लूकोज जो बन रहा है वो भी रेडियो एक्टिव बन रहा है. तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन आई ये वाटर से आई, रेडियो एक्टिव आ गई. और अगर उसने वाटर में ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव लिया तो उसने देखा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो रेडियो एक्टिव है. तो यहाँ से क्लियर कट पता चला था वाटर का रोल. तो भाई नील है ना, नीर हिंदी में पानी को नीर बोलते हैं ना. तो नील इससे आप याद रख सकते हैं कि कॉर्नियस वैन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वाटर के बारे में उसने प्रूव किया था कि वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर, वाटर इज द ऑक्सीजन डोनर इन द हायर प्लांट्स. और साथ के साथ उसने करेक्ट इक्वेशन भी दी फोटोसिंथेसिस की. नाउ दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर आपके एक्सपेरिमेंट्स कवर होते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम बात करते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है. ठीक है. आप कहते हैं जी लीफ में होता है, पर लीफ में कहाँ होता है. लीफ को अगर हम सेक्शन काट के देखें तो कुछ लीफ का इस तरह का सेक्शन है जिसमें आपके ये पैलिसेड सेल्स हैं, ये स्पॉन्जी मीजोफिल हैं. इन स्पॉन्जी मीजोफिल और पैलिसेड मीजोफिल के अंदर आपके हैं क्लोरोप्लास्ट. इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. ठीक है. अब ये एक बहुत मिस करने वाला कंसेप्ट है कि बच्चे भूल जाते हैं ना. क्लोरोप्लास्ट के पास एक बहुत अच्छी खूबी है कि वो अपना मतलब उसकी एक पोजीशन फिक्स नहीं है. सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन फिक्स नहीं है. वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है. जैसे मॉर्निंग में वो ऐसे लगा हुआ है तो इवनिंग में वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा कि वो मैक्सिमम सनलाइट को कैप्चर कर सके. तो वी कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट कैन चेंज इट्स ओरिएंटेशन. तो चलिए अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचते हैं, देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है ना. ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर है सबसे अगर बाहर की बात करें तो इसके ऊपर हैं दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन. सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. और हमने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है इसके पास अपना खुद का DNA और इसके पास अपने खुद के RNA भी होते हैं. तो वो तो एक अलग बात है. लेकिन यहाँ पर इसका प्रोसेस जो चलना है फूड बनाने का वो 2 स्टेजेस में चलता है. तो इसके पास है एक ये जगह जो इसका कहलाता है स्ट्रोमा. ठीक है. और इसके पास हैं कुछ ये थाइलाकॉइड. अब ये बहुत सारे थाइलाकॉइड ऐसे लगे हुए हैं. ठीक है. ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है. जैसे सिक्के एक के ऊपर एक रख के कोई ढेर बनाया हो. तो ये थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन है जो एक के ऊपर एक पड़ी हैं. कुछ यहाँ भी थाइलाकॉइड्स हैं. ये एक मिनट,
कुछ यहाँ भी थैलाकॉइड्स हैं जो अलग से पड़े हुए हैं ऐसे, फिर कुछ इधर भी थैलाकॉइड्स हैं एक के ऊपर एक पड़े हुए। नाउ सो मैनी लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ थैलाकॉइड्स। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक थैलाकॉइड, दो थैलाकॉइड, तीन थैलाकॉइड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राना। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ग्राना। और ये जो है ये ग्रैनल थैलाकॉइड कहलाते हैं। ये एक ग्रैनल थैलाकॉइड, ये दूसरा ग्रैनल थैलाकॉइड, ये तीसरा ग्रैनल थैलाकॉइड, और जो ये बीच में है दो ग्रैनल थैलाकॉइड को जो जोड़ रहा है दैट इज स्ट्रोमल लैमेली या स्ट्रोमल थैलाकॉइड भी इसको बोलते हैं। अब इसको स्ट्रोमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रोमा है। बाकी जो खाली स्ट्रक्चर है, मतलब ग्राना के अलावा जो खाली खाली जगह है दैट इज स्ट्रोमा, और ये स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है इसलिए इसको स्ट्रोमल लैमेली भी बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या है, जो लाइट रिएक्शन है, जो सन की एनर्जी को पकड़ने का काम है, वो तो ग्राना में चलेगा, या आप कह सकते हैं थैलाकॉइड में चलेगा, इधर के भी और इधर के भी। और इससे जो हमारी एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ NADPH, देखिए एच लेके आ रहा है ना, ये एच ला रहा है इधर, एटीपी एनर्जी बनेगी, एच इधर आएगा, और ये स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनाने का फैक्ट्री का काम चलेगा। तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर देख रहे हैं इसके अंदर कि भाई लाइट वाला काम अलग जगह पर चल रहा है और खाना बनाने का काम अलग जगह पर चल रहा है। ठीक है, तो दिस पार्ट कंडक्ट्स लाइट रिलेटेड रिएक्शंस एंड दिस पार्ट कंडक्ट्स योर डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसमें दो अलग अलग चीज़ें चलती हैं और इसको हम अलग अलग ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसकी मेम्ब्रेन पर आप ये कुछ चीज़ें लिखी है, PS2, PS1, PS1। अब ये कुछ सिस्टम्स हैं, पिगमेंट्स के सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ये जो ग्रैनल थैलाकॉइड है इसमें दोनों लगे हैं और स्ट्रोमल में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है। अभी डोंट गेट कंफ्यूज, अभी हम इसको आगे जाकर डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको क्या समझना है, यहाँ तक आपको ये समझना है कि क्लोरोप्लास्ट में आपके ग्रैनल और स्ट्रोमल लैमेली है, ये लाइट रिएक्शन का जगह है, और बाकी स्ट्रोमा में आपका होता है डार्क रिएक्शन। यहाँ पर वाटर टूटता है, सनलाइट कैप्चर होती है और एटीपी और NADPH बनता है जो कि आगे फॉरवर्ड होता है स्ट्रोमा में। यहाँ पर कुछ C3 साइकिल चलती है जिससे कि आपका ग्लूकोज बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पकड़ा जाता है, शुरू में तो पहले सिर्फ वाटर टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम बाद में। तो भाई एनर्जी इकट्ठी कर ले फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम पकड़ लेंगे। तो चलिए ज़रा एक बार लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस देख लें क्या होता है। नाउ लाइट रिएक्शन जो है अकर्स इन द मेम्ब्रेन सिस्टम, ग्राना और स्ट्रोमा लैमेली, मतलब ये मेम्ब्रेन्स में हो रहा है, और डार्क रिएक्शन आपका हो रहा है स्ट्रोमा में। और ये दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए दो अलग अलग जगह काम हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर यहाँ पर हो रहा है। नाउ लाइट रिएक्शंस आर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये लाइट पर डिपेंड करते हैं, लाइट होगी तो रिएक्शन होंगे, नहीं होगी तो रिएक्शंस नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं ना दिन में पौधा खाना बनाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है, वो लाइट पे डिपेंड नहीं करते, उनको लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ ये कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, ये एनर्जी यूज़ करते हैं सनलाइट की, और ये कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, एटीपी और NADPH की। यहाँ पर क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर का टूटना, और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। ना इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोलिसिस, और इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज या कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि इनको अंधेरा चाहिए, डार्क रिएक्शन का ये मतलब है कि इनको लाइट नहीं चाहिए। तो सिर्फ इनको लाइट से अलग करने के लिए इनका नाम डार्क रखा गया है, और इनको कोई ऐसा नहीं कि भाई अंधेरा नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो बिल्कुल लाइट पे डिपेंडेंट है वो लाइट रिएक्शन है, जो नहीं है वो डार्क हो गए। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू टिल हियर। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिगमेंट्स के बारे में। एंड नाइस वॉचिंग, enjoy your learning and keep reading your NCERT. Thank you.